नमस्कार, ये है पेप्टिक पॉडकास्ट जहां होती है खुलकर बातें और पूरे दिल से। हमने आपसे पिछले पॉडकास्ट में वादा किया था कि हम एक ऐसे शख्स हैं जिनसे पूरी बातचीत एक पॉडकास्ट में नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे सवाल और जिज्ञासाएं थीं जो पिछले पॉडकास्ट में शेष रह गई थी। उन सारी जिज्ञासाओं को आज पूरा करेंगे। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार की। डॉक्टर अशोक कुमार भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था NCERT से ताल्लुक़ रखते हैं। वे साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं। मनोविज्ञान पर उनका एक अच्छा हाथ है, एक अच्छा नियंत्रण है और वे मनोविज्ञान के इस विषय पर गूढ़ जानकारियों को लेकर एक बार फिर हमारे साथ उपस्थित हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं सर दोबारा से आपका। नमस्ते। मैंने कहा कि पिछली बार बहुत सारी बातें रह गई थी। मनोविज्ञान किस तरह से एक व्यक्ति के व्यवहार को, उसकी क्रियाओं को तय करता है और कैसे हम एक दूसरे के साथ अपने बर्ताव को बेहतर बना सकते हैं, या फिर जो हमें जन्मजात जो गुण मिले हैं वही जीवन में हम कैरी ऑन करते हैं। इन तमाम विषयों पर आज बातचीत करेंगे। एक सवाल मेरे मन में था कि हम दुनिया में ज़्यादातर लोग सफल लोगों को देखकर उनसे प्रेरणाएं लेते हैं। सफल लोगों में क्या ऐसा ख़ास होता है कि वो सफल हो पाते हैं? यानी मैं समझना चाह रहा हूँ कि सफल लोगों का मनोविज्ञान क्या होता है, वो कैसे काम करता है? देखिए, सफलता जिस तरीके से मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। कहते हैं ऑल फिंगर्स आर नॉट सेम। तो इसलिए सफलता की कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती। जब हम मनोविज्ञान को देखते हैं तो एक डेवलपमेंटल स्टेजेस के अनुसार भी जब हम देखते हैं कि बच्चे की पहली बाल्य इन्फेंसी स्टेज होती है, चाइल्डहुड स्टेज होती है, एडोलसेंट स्टेज होती है और फिर उसके बाद में अडल्टहुड स्टेज होती है। तो जिस तरीके से ये स्टेजेस होते हैं, अगर मैं मनोविज्ञान के अनुसार बात करूँ तो मनोविज्ञान हर स्टेज को अलग अलग से बताता है कि इस बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन क्या करता है, अफेक्टिव डोमेन की कितनी कैपेसिटी है और साइकोमोटर डोमेन की, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो मनोविज्ञान ये भी बताता है कि इस एज में ये इतना क्रिटिकल सोच सकता है, इतना क्रिटिकल काम कर सकता है, ये इसकी इमेजिनेशन हो सकती है, ये चीज़ें इसको अच्छी लग सकती हैं और ऐसा करना इसको अच्छा लग सकता है। तो जब इस पैरामीटर को हम देखते हैं, उसी तरीके से बचपन में मेरी सफलता का डेफिनेशन कुछ और थी, है ना। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो जब मैं वयस्क अवस्था में आया तो मेरी सफलता की डेफिनेशन और हो गई, और आज मैं अडल्टहुड में हूँ तो मेरी असफलता की डेफिनेशन अलग हो गई। तो इस तरीके से सफलता की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, एक कोई परिभाषा नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके। मैं सर इस प्रश्न को थोड़ा और आसान करना चाहता हूँ। हम उस डेफिनेशन पर बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कुछ उपलब्धि अर्जित कर लेता है जिससे उसकी पद, प्रतिष्ठा, शोहरत बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में क्या विशेष व्यवहारिक गतिविधियां देखी जाती हैं? एक कॉमन उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं कि जो बताते हैं कि वो यहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उनमें ये गुण हैं। क्या ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो इम्पोर्टेंट बात कि कुछ लोगों को पहले से ही पता लग जाता है कि उनकी रुचि किस काम में है, और सिर्फ उनको इतना ही पता लगता है कि उनकी रुचि किस काम में है और क्या करने में उनको अच्छा लगता है। तो जिन व्यक्तियों को ये पहले से जिस स्टेज में ये पता लग जाता है तो वो वहाँ आसानी से पहुँच जाते हैं जो वो चाहते हैं, और फिर जब वहाँ भी पहुँच जाते हैं तो वहाँ भी उनके पैरामीटर कुछ अलग नहीं होते, वहाँ भी वो अपना ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आप में संतुष्ट होते हैं। और जब वो अपने आप में और अपने काम से संतुष्ट होते हैं तो उसी को वो कहते हैं कि हम सफल हैं। सफल भी इसलिए क्योंकि हम खुश हैं, प्रसन्नचित्त हैं और हम कंटेंटेड हैं। तो इस तरह की जब स्थिति में कोई व्यक्ति आ जाता है, सफलता की डेफिनेशन, सफलता की अगर उस एस्पेक्ट को मैं मान के चलूँ तो हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति में वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं कि जो वो सोचता है और वो कंटेंटेड फील करता है, तो उसको हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर मैं इस तरह से समझूं आपकी बात को कि व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि हमारी रुचियां क्या हैं और वो अपनी रुचि को ही पेशा बना लेता है या अपना काम बना लेता है, और फिर वो उस काम का एक मास्टरपीस बन जाता है जिसे दुनिया फिर सफलता मान लेती है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है।
कई बारी मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में व्यक्ति को यही पता नहीं चलता कि वो उसकी रुचि क्या है, और उसने बहुत सारा समय अपना नष्ट किया है। और वो जैसे पहले हमारी बात हुई कि लोग क्या कहेंगे, तो लोगों ने कहाँ से उठाया कहाँ बिठाया, कहाँ से उठाया कहाँ बिठाया, तो उस तरीके से जो हम इस तरीके का जो हमारा भटकाव होता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं हमें डाइवर्ट कर देता है। सर, बच्चों के मनोविज्ञान पर आप काफ़ी काम कर रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू भी। बच्चों का मनोविज्ञान और बड़ों के मनोविज्ञान में क्या बेसिक फ़र्क होता है? एक दूसरी बात कि एक बच्चे को जिसको अपनी बाल्यावस्था में अलग अलग शौक होते हैं, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी शौक और रुचियाँ जब बदलती हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये चेंजेस कैसे आते हैं? पहले तो ये है कि फिजिकली चेंजेस होते हैं कुछ, जैसे हम मनोविज्ञान में अगर आप कहते हैं तो कुछ संज्ञानात्मक, कुछ कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, और उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, वातावरण और अनुभव। वातावरण भी तीन तरीके से एनवायरनमेंट को हम देख सकते हैं, घर का एनवायरनमेंट क्या है, और बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, और उसकी अपनी अनुभव कैसा रहा है। तो जैसे उसको एक्सपीरियंस उसका होता चला जाता है, जैसे वातावरण मिलता चला जाता है, वैसे उसकी जो एस्पेक्ट है, उस शौक है, वो बदलते चले जाते हैं। बट हाँ, शौक को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। इसको समझने के लिए मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत, और इसको वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ पाता है कि जिसको मार्गदर्शन अगर मिलता चला जाए सही समय पर, तो वो अपने शौक समझ लेता है और उसी शौक को फिर अपना पेशा बना लेता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सफलता का एक एस्पेक्ट होता है। सर, मनोविज्ञान जैसा कि शब्द से ही पता लगता है कि ये मन के विज्ञान को जानने का एक माध्यम है या उससे जुड़ी शिक्षा है। हमारा मन, हमारा दिमाग काम कैसे करता है? एक सवाल मेरे दिमाग में ये घूम रहा है कि क्या हमेशा ही हमारे द्वारा लिए गए फैसले हमारे दिमाग के द्वारा लिए गए फैसले होते हैं, या फिर कई बार हमारे फैसले दिमाग के बाहर से भी हो रहे होते हैं? जैसे परिस्थितियों को लेकर कुछ घटनाएं होती हैं या लोग फैसले ले लेते हैं, क्या दिमाग वो सारे फैसले ले रहा होता है? एक चीज़ और इसको जोड़कर मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम नहीं चाहते हैं लेकिन दिमाग वैसा कर रहा होता है। जैसे हम कुछ भूलना चाहते हैं, कुछ बुरी यादें हटाना चाहते हैं, लेकिन दिमाग के एक हिस्से में वो रखी रहती हैं। तो फिर ये नियंत्रित कौन कर रहा होता है? देखिए जी, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि हमारा जो हम काम करते हैं 10% ही चेतन मन में होते हैं और 90% हम अचेतन मन में होते हैं। तो इसीलिए फ्राइड के अगर हम देखते हैं एक मनोविज्ञान के, उन्होंने कहा कि 3 स्तर होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो एक व्यक्ति खुद निर्णय नहीं लेता है। खुद का मतलब अपने क्रिटिकल थिंकिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब 10% ही लगाता है, लेकिन निर्णय लेने में 2 चीज़ों का रोल और इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें अगर हम कहें उसका अपना अनुभव और उसका अपना वातावरण। ये दोनों चीज़ भी उतनी ही बराबर महत्वपूर्ण है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। तो 3 चीज़ें हो गई, कॉग्निटिवली हम किसको कितना देख पा रहे हैं। सारी चीज़ों को आप देखेंगे, सारी चीज़ों को हम तर्क पर नहीं पक्का उतार सकते। कुछ अनुभव हमारा कहता है और कुछ हमारा वातावरण कहता है। तो इन तीनों के आधार पर हम कहीं निर्णय ले पाते हैं। इसीलिए एक छोटे बच्चे को अनुभव कम होता है, लेकिन कॉग्निटिव वो पूरा सही होता है, उसको अच्छा डेवलपमेंट उसके ब्रेन का होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, इसीलिए कहते हैं फेलियर हो जाता है, क्योंकि उसका अनुभव उतना नहीं है। तो हमारे अनुभव और हमारा चारों तरफ का वातावरण और 10% हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेरा स्वयं का, ये तीनों मिलाकर ही किसी निर्णय तक हमें लेके जाते हैं। ठीक है सर, एक आपके ही उत्तर से एक और प्रश्न बन जाता है। अपने दिमाग के 3 स्तर बताए हैं, हाँ, ये तीनों स्तर को थोड़ा समझा दीजिए। ये कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है और अनकॉन्शियस माइंड, इसमें और ये इनके काम क्या है? इसमें हम इनको हम और थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। अच्छा, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये भी फ्रायड ने
3 बातें बताई। फ्राइड एक मनोविज्ञान बड़े मान रहे, उन्होंने पर्सनैलिटी के इस तरीके से बांटा कि इड भाग जो होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। इड का मतलब है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात पूछी है, और इससे बहुत सारी बातें जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है वो यहाँ से समझ में आते हैं। इड का मतलब होता है प्लेजर। एक हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इड बोलते हैं, उसको प्लेजर चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। उसे कुछ नहीं, कोई एथिक और अनएथिकल एस्पेक्ट उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको हम इड कहते हैं। इड का मतलब प्लेजर। एक होता है हमारा ईगो। ईगो का मतलब कुछ एथिक्स का काम करता है, पुलिसमैन का काम करता है। और एक है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब हम बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस में बंधे होते हैं, एथिकल एस्पेक्ट में होते हैं। तो जैसे मान लो कोई संत वाली जब श्रेणी में आ जाता है तो उसका सुपर ईगो हाई होता है उसकी पर्सनैलिटी का। और पुलिसमैन का काम होता है कि जो सुपर ईगो और इड के बीच में बैलेंस बना के रखता है, उसको ईगो कहते हैं। इसलिए ईगो का होना ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे, और जबकि ईगो तो हम बड़े नेगेटिव संदर्भ में सुनते हैं हमेशा। हाँ, तो ये बेसिकली उसी में वही कहता हूँ ना, कई सारी चीज़ें हमने समझी नहीं होती। ईगो का होना ज़रूरी, इसलिए आप देखेंगे कि ईगो में है व्यक्ति तो गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या। तो कहीं ना कहीं ईगो का होना ज़रूरी है। और इड जो प्लेजर है, जैसे क्रिमिनल जितनी भी एक्टिविटीज़ है, रेपिस्ट है, उस पर कौन सा इन तीनों गुण हैं, तीनों लेयर हैं, उनमें से जो ज़्यादा गुण होते हैं उसके इड के बढ़ जाते हैं, तो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका ईगो भी कमज़ोर हो जाता है और सुपर ईगो होता नहीं है। तो इड जब हावी हो जाता है तो क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। तो पर्सनैलिटी को 3 भागों में हम देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन सर ये दिमाग के किस हिस्से से नियंत्रित होती हैं? आपने कहा 3 स्तर होते हैं दिमाग के, ये तीनों जो पार्ट हैं ये किस हिस्से से अफेक्टिव होते हैं? और दूसरी कि ये तीनों दिमाग के जो आपने हिस्से बताए उनका बेसिक काम क्या क्या होता ये है? दिमाग के नहीं है, ये पूरी पर्सनैलिटी के हिस्से हैं अगर हम देखें। अच्छा। तो अगर हम कॉग्निटिव एक एस्पेक्ट होता है किसी भी व्यक्ति का, कॉग्निटिव जिसमें रीजनिंग है, जिसको हम संज्ञानात्मक कहते हैं। ये वो लोग जो पढ़ते हैं साइकोलॉजी उसको समझते हैं, इसको इंटेलेक्चुअलिटी का नाम देते हैं। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेजेंट। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, किस व्यक्ति का कितना आईक्यू है। जब इतना आईक्यू है तो वो इतना सोच सकता है, इस आईक्यू का व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उसको फिर उसके साथ जो डीलिंग है वो उस तरीके से होती है। इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई या साइकोलॉजी का समझना ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन करने में सरलता आ जाती है, क्योंकि उसको ये पता लग जाता है। तो दिमाग एक पार्ट है पर्सनैलिटी का, दूसरा हम कहें कि अफेक्टिव डोमेन जो भावनाएं, और तीसरा जो हमारा एस्पेक्ट है वो है हमारा जो हम एक्शन करते हैं। तो वो हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, वो हमारे हृदय के या पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट है। ओके। तो वो वाला जो माइंड का काम है ना, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा नहीं है, डेवलप तो होता है, लेकिन जब तक उसको अनुभव नहीं मिलता है तो कई सारी चीज़ें वो डिसीज़न लेने में गड़बड़ कर देता है। तो ये तीनों एक्सपीरियंस भी व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक सवाल फिर आपके ही उत्तर से बन रहा है। आईक्यू लेवल की जांच और माप का हम लोग बहुत सुनते हैं कि इसका आईक्यू लेवल इतना % है, इसका आईक्यू लेवल इतना % है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपनी जो इंटेलिजेंस है उसका 5% ही इस्तेमाल कर पाता है। ये क्या बात है? ये इसमें देखिए, और ये मापते कैसे हैं? हम कैसे जान पाएं कि किस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कैसा है? अंकुर जी, इसके लिए बेसिकली थोड़ा सा मैं कुछ लोग इससे बड़े अनअवेयर हैं। टेस्ट होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, टेस्ट जिनको हम टूल्स कहते हैं। टूल्स का मतलब स्टैंडर्डाइज होते हैं। ओके। तो ये कुछ बनाए हुए हमारे टूल हैं। टूल का अभी थोड़ा सा सिंपल भाषा में बोलें तो क्वेश्चनेयर है। तो वो जो क्वेश्चन जब हम डेवलप करते हैं तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी तीनों जब होती हैं तो एक क्वेश्चनेयर की फॉर्म में हम कुछ पूछते हैं उनसे। अच्छा। है ना, 2 तरह से। एक तो हम दिखाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप करके बताइए, तो वो पैरामीटर है कि वो क्या करता है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस से वो कर लेता है। तो जब वो कोई टूल है, उस टूल को आप कहते हैं कि इसके बारे में इतना बताइए,
तो वो जो बता देता है और जो भी उसके मार्क्स आते हैं, जो भी नंबर हमने पहले से स्टैंडर्डाइज में कर रखे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका IQ इतना है। एक्चुअल जो उसकी एज है और जितनी एक्सपेक्टेड एज है उसको अगर इनटू 100 अगर हम कर देते हैं तो हम इस तरीके से हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। लेकिन कॉमन भाषा में इसको समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के हमारे कुछ टूल होते हैं साइकोलॉजिकली, जिनमें हम व्यक्ति की रुचि को जान लेते हैं, जिनमें व्यक्ति के एटीट्यूड को जान लेते हैं, जिनमें व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल को भी जान लेते हैं। जब ये तीनों चीज़ समझ में आती हैं, वहाँ से काउंसलर का काम होता है शुरू। फिर काउंसलर उसको बताता है कि ऐसा करोगे तो शायद आपको वहाँ सफलता ज़्यादा मिलेगी, ऐसा आपका इंटरेस्ट है जो आप नहीं जानते। तो उससे फिर आगे जीवन में उसको बेनिफिट मिलता है, वो सही रूप में अपने आप को अब सही जगह पर पहुंचा देता है। मन, बुद्धि और मस्तिष्क पर ही बात चल रही है तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये अक्सर आता है कि रात को जब हम सोते हैं और सोते वक्त जब हमारा दिमाग सो रहा होता है और उसी समय अगर कोई मच्छर या कोई ऐसा जीव जंतु हमें काटता है तो हमारा हाथ अक्सर उठ के उस मच्छर को मारकर वापस कैसे आ जाता है, क्योंकि दिमाग तो उस समय सो रहा होता है। तब कौन सा माइंड काम करता है? अंकुर जी, आप इसको देखेंगे तो इसमें दर्शन आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा मैं पीछे और जाता हूँ। साइकोलॉजी भी हमारी एक तरीके से दर्शन से ही आई थी। थोड़ा सा मैं 1 मिनट और लूँगा आपकी है। साइकोलॉजी का जब क्रिएशन हुआ, जब इसका बर्थ हुआ तो इसके 4 स्टेजेस बने, है ना। 4 स्टेजेस में जब हमने देखा तो सबसे पहली जो स्टेज आई साइकी, 2 शब्दों से मिला है, साइकी प्लस लोगस। तो साइकी का मायना बदलता चला गया। साइकी का पहले मायना था सोल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ सोल इज बेसिकली कॉल्ड साइकोलॉजी। पहली स्टेज पर, जो कि हमारी 16th सेंचुरी में ये बात चली थी। लोगों ने कहा कि देखो ऐसा है, आत्मा क्या आपने देखी है? नहीं देखी। आत्मा एक मिस्ट्री है और मिस्ट्री का अध्ययन नहीं हो सकता, इसलिए साइकोलॉजी नहीं हो सकती। सेकेंड स्टेज पे जब हम आए तो हमने कहा साइकी का मीन्स हमारा माइंड आया, स्टडी ऑफ माइंड सेकेंड स्टेज में। तो माइंड के साथ भी वही स्थिति आई। बहुत सारे लोग आए और उन्होंने क्रिटिक्स किया कि माइंड के साथ भी हम एनालिसिस नहीं कर सकते, डेटा नहीं आ सकता, मतलब क्वांटिटेटिवली हम नहीं देख सकते हैं, क्वालिटेटिव देख सकते हैं। और क्वालिटेटिव का बायसनेस होती है, तो जब बायसनेस हो सकती है तो एक रिजल्ट नहीं आएगा, स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगा, इसलिए ये साइकोलॉजी नहीं हो सकती है। फिर हम आगे आए तो फिर 1879 में एक विलियम वुंट हुए। विलियम वुंट ने 1879 में जो साइकी है उसको कॉन्शियसनेस के रूप में किया, उसकी स्टडी। कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना, जैसे मैंने 3 अभी बात की, चेतना, अर्ध चेतना और अचेतन मन, 3 मन की बात की। तो उन्होंने इस पर काम किया और किस विधि से किया? इंट्रोस्पेक्शन विधि से। इंट्रोस्पेक्शन से किसी की कॉन्शियसनेस को हम समझ सकते हैं। वहां पर मतलब बातचीत, इंटरेक्शन नहीं, इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, आत्मनिरीक्षण विधि। अच्छा, सबसे पहले वहीं से आई। तो आत्मनिरीक्षण विधि से हम वहां तक पहुंचे, लेकिन उनके साथ समस्या ये रही कि उन्होंने कहा कि फ्राइड ने 3 बातें कही, चेतन, अचेतन और कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और आप अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ कॉन्शियस का। तो इसका मतलब है आप काम पूरा नहीं कर रहे हैं, आप काम अधूरा कर रहे हैं। तो उससे भी हम आगे निकल गए और फिर बात आई 19th सेंचुरी में साइकी का मतलब बिहेवियर। तो जब हम बिहेवियर का अध्ययन करते हैं वो हमारी साइकोलॉजी है। तो आज हम बिहेवियर को 3 भागों में देख सकते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। और तीनों को हम रिजल्ट ले सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। जब एनालिसिस कर लेंगे तो हम कुछ डिक्लेयर कर देंगे, जिसको कहते हैं जनरलाइजेशन। कुछ जनरलाइज कर लेंगे हम, कुछ पैरामीटर बना लेंगे सैंपल लेके। तो इसलिए हम साइकोलॉजी को ये मानते हैं। अब बात आप जिन्हें जो पूछी है कि जब मैं सो जाता हूँ तो ऐसा क्या है कि मैं मच्छर को भगा के भी और फिर मैं सो जाता हूँ, तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझें कि आप नहीं सोते हैं, शरीर सोता है। और अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है दार्शनिक रूप से कि फिर मैं कौन हूँ? मैं कभी नहीं सोता हूँ, मैं वो चेतना हूँ बेसिकली। और जैसे पिछली बार हमारी बात हुई तो मैंने कहा कि हमारे 2 पक्ष हैं। इस बात को थोड़ा और मैं बताना बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति के 2 पक्ष हैं दार्शनिक रूप से, मैं और मेरा।
जैसे मैं अगर एक एग्जांपल आपसे लूँ, मैं कहूँ कि आज मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। मेरे शरीर में दर्द है, तो शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? फिर प्रश्न ये खड़ा होता है, मैं कौन हूँ? तो मैं कौन के लिए फिर हमारी भागवत गीता शुरू होती है। वो मैं फिर कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं वो हूँ जो चीज़ों को देखने वाला हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें अंकुर जी ये है, जब मैं जीवन को देखने वाला बनता हूँ तो मेरे डिसीजन बड़े सही होते हैं। और जब मैं देखने वाला नहीं होता हूँ, जब मैं शरीर बन के डिसीजन लेता हूँ, शरीर का मतलब डिज़ायर के साथ मिलकर डिसीजन लेता हूँ, तो मेरे डिसीजन बायस्ड होते हैं। जैसे अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और अगर वो स्पीड के साथ मिल गया तो एक्सीडेंट होना तय है, लेकिन वो स्पीड को देखने वाला है तो वो डिसीजन सही ले लेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि जीवन में मैं देखने वाला हूँ, मैं सीयर हूँ, मैं नोअर हूँ। जिस दिन मैं सो गया मामला ख़राब, और मैं सोता ही नहीं हूँ, मैं तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता हूँ। तो इसीलिए जब हम साइकोलॉजी को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम दर्शन की रिफ्लेक्शन, इसीलिए इसको इंडियन साइकोलॉजी के नाम से देखते हैं हम इसको। तो वहाँ जो मैं नहीं सोता बड़ी क्लैरिटी है। मैं अच्छा एक चीज़ आप और देखिए, आप किसी शादी में जाते हैं, है ना, कोई कहता है मैं आँखों से देखता हूँ, मैं कहता हूँ आँखें तो देखती नहीं हैं, आंखें नहीं देखती हैं। ये बड़ी हमारी गलत फहमी है कि आंखें देखती हैं। अगर आंखें देखती हैं तो किसी अगर शादी में मैं जा रहा हूँ तो उसमें 10,000 लोग होते हैं, लेकिन जिसको मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ मैं उसको देखता हूँ, आंखें उसको देखती हैं। अदरवाइज आपके जिसको आप नहीं देखना चाहते आपके आगे से निकल जाता है, अरे आपने तो देखा ही नहीं मुझे, मैं तो आपके सामने से निकला, हाँ मेरा ध्यान नहीं था, इसका मतलब मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता था। तो इसलिए रातहोड मैं 24/7 चेतन हूँ मैं, और वो मैं जागा ही रहता हूँ। शरीर चूँकि काम करता है, मैं शरीर से काम लेता हूँ, तो शरीर को कहता हूँ कि तू रेस्ट कर ले। तो इसलिए ये दार्शनिक एस्पेक्ट है, इसमें आगे डिटेल्ड है। यहाँ से हमारी श्रीमद् भागवत गीता शुरू हो जाती है, यहाँ से हमारी फिलोसफीज़ दर्शन शुरू हो जाते हैं, सांख्य दर्शन है, वेद है, यहाँ यही मिस्ट्री है हमारी। इसलिए इंडियन और वेस्टर्न के एस्पेक्ट में दोनों को जब हम देखते हैं तो ये हमने जो बात की है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो क्वालिटेटिव बात की है, वेस्टर्न ने जो बात की है वो क्वांटिटेटिव बात की है। उन्होंने कहा है कि क्वालिटेटिव का मतलब हम क्यों का आंसर पर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। उन्होंने जो आंसर दिया उन्होंने कहा ये है, जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स को आपको बता देगा 2 दूनी 4 होते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे 2 दूनी 4 ही क्यों होते हैं, 2 दूनी 5 क्यों नहीं होते हैं। तो जो क्यों है वो क्वालिटेटिव है, जो क्या है वो क्वांटिटेटिव है। तो इसलिए हम क्या है वो सबके लिए एक तो जनरलाइजेशन करने में दिक्कत नहीं होती है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो क्यों है, जो हमारी इंडियन एस्पेक्ट है, इसलिए थोड़ा ये पीछे होते चलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक मन जो आप जिसे आप चेतना कह रहे हैं वो ही ये निर्णय लेता है कि रात को मच्छर भगाना है। वो मैं हूँ, मेरा निर्णय 24/7 होता ही होता है। और मेरा जो अचेतन मन है, मन को भी फिर हम 2 तरीके से, चेतन मन अचेतन मन, इसको भी हम जब आगे नीचे जाते हैं तो डिटेल में देखते हैं। तो जो अचेतन है वो सो जाता है, मैं चेतन हूँ, मैं निर्णय चाहे सो रहा हूँ चाहे जाग रहा हूँ, बट मैं अपने निर्णय स्वयं में लेता हूँ। ठीक है सर, वैज्ञानिक स्तर पर मुझे एक बात और समझाइए कि ये मन, बुद्धि, चेतना और प्रज्ञा, ये 4 जो शब्द हम सुनते हैं ये अलग अलग कैसे हैं और अलग अलग इनका क्या रोल है? देखिए, इसको जब हम कई सारे दृष्टिकोण हैं देखने के, इसलिए ये बात तब समझ में आती है जब आप खुद से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन इज ए ग्रेट टूल टू नो ऑन सेल्फ। जब मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को, अभी तो देखिए आप देखेंगे मैं यहाँ तक आ रहा हूँ अभी, बट इसका एक आधार ये है बेसिकली, क्योंकि हम भटके हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि क्या, क्यों, कब, कैसे, हम सिर्फ चल रहे हैं।
हमने इसीलिए आप अस्तित्ववाद को, जब एग्जिस्टेंशलिज्म को देखोगे तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा कि आदमी को मशीन बना दिया, उसके अस्तित्व को भुला दिया। किसने? मेटलिस्टिक जगत ने, मेटलिस्टिक वेस्टर्नाइजेशन ने। तो इतना डीप में हम बेसिकली जाते नहीं हैं। मन मना उसका थोड़ा सा, बहुत टेक्निकली तो फिर बहुत थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक कॉमन आदमी को समझने में थोड़ी दिक्कत रहती है। मन का मतलब जो भी मेरे चेतन मन के आसपास में जो मुझे लगता है कि ये चीज़ों में देख रहा हूँ, जो हमें समझाया जाता है, 5 इंद्रियों के साथ में मिल के जो काम होता है, ठीक है, हमारा मन है। बुद्धि थोड़ी उससे और सूक्ष्म होती चली जाती है। तो बुद्धि के जो निर्णय होते हैं, जब ऑब्जर्वेशन, मन और बुद्धि, इसके बीच में हमारी ऑब्जर्वेशन और अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट काम करते हैं। तो जब हम मन और मन से परे बुद्धि, मतलब ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो रीजनिंग करता है, जो रीजनिंग करता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ही, जैसे पिछली बार जब हमारी बात हुई तो मैंने कहा संयमित दिनचर्या। तो जब हमारी संयमित दिनचर्या होती है और जब हमें ये समझ में आता है, उद्देश्य की क्लैरिटी होती है, वाई आई एम हेयर। क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़, अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, मैं थोड़ा सा वहीं आ रहा हूँ, यहाँ कोई भी चीज़ अकारण नहीं है। कोई भी चीज़ अकारण, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैं कारण नहीं हूँ। मैं अगर आज आपसे बात कर रहा हूँ तो ये कारण नहीं है, ये ऐसा ही होना था। तो इसका मतलब मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी हो जाती है तो मैं उतना ही चीज़ों को फिर बुद्धि की तरफ जाऊँगा। तो मन, बुद्धि, और फिर उसके बाद में अहंकार, और उसके बाद में फिर प्रज्ञा। प्रज्ञा फिर हमारी अल्टीमेट स्टेज में हम उसको देखते हैं। तो ये स्टेजेस आप तब समझ पाते हैं जब आप थोड़ा सा अपने साथ काम करना शुरू करते हैं। बाकी शब्द तो बहुत, एक स्टेज दूसरी स्टेज तो शब्द रह जाते हैं। हाँ, मतलब ये स्टेजेस हैं, स्टेजेस हैं ये। आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है उसकी स्टेजेस हैं, उसकी स्टेजेस हैं। ठीक है सर। आपने कहा कि चेतन मन तो कभी सोता ही नहीं है। फिर ये रात में जो नींद आती है, नींद का क्या विज्ञान है? फिर ये कौन सो रहा होता है और नींद के समय हमारा दिमाग, हमारा मन क्या कर रहा होता है? देखिए, एक तो बाहर की ये है कि हलचल कितना, देखिए बड़ी फिलोसॉफिकल चीज़ है कि कितना मैंने, एक इस बात को और समझने की कोशिश करिए, सारे दिन में कितना मैंने अहंकार में आकर काम किए हैं। अहंकार में भी यहाँ भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, मैंने किया या मुझसे हुआ, है ना। अगर मैंने किया है तो उसका रिजल्ट मैं भोगूंगा, है ना। और अगर मुझसे हुआ, इसलिए बोलते क्रिया और कर्म। कर्म करने वाला मैं हूँ। मैं का मतलब उसको मैंने भूल गया, शरीर को मैंने, अब मैं भी 2 हैं, है ना। शरीर वाला इसको बोलते हैं हम, एक होती है हमारी कैपिटल आई, एक होती है हमारी स्मॉल आई। स्मॉल आई को हम कहते हैं शरीर वाली आई, और कैपिटल आई को मतलब जो मेरी अपनी है। तो जो निर्णय लेने वाली क्षमता है, रात को जो नींद आना और नहीं आना होता है, उसके कारण अज्ञानता ये है कि मैंने अगर पूरे दिन की क्रिया में खुद को इन्वॉल्व कर लिया है, मैं करने वाला हो गया हूँ, तो उसका भुगतान ये है कि फिर मुझे रात को नींद नहीं आती है। और जब मैं ऐसा भाव कर लेता हूँ कि ये मुझसे सब कुछ हो रहा है, तो फिर मैं जाते ही मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं इतना शांत होता हूँ। तो मैं ही वो हूँ जो अपने आप, ये मेरा विवेक है कि जो मुझे अपने, ये जो मेरा विवेक है कि मैं ही अपना शत्रु हूँ और अपना मित्र हूँ। तो शत्रु कब बनूंगा? कि जब मैं अहंकारवश काम करूँगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। ये सारे दिन की क्रिया ही मुझे रात को परेशान करेंगी। और अगर मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानता हूँ, क्रिया मानता हूँ, या मुझसे होता है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है रात का, लोगों को नींद नहीं आती। आप देखेंगे उन्हीं लोगों को नींद नहीं आती है जो बहुत अपने आप में टूटे लोग हैं, बहुत अनसुलझे लोग हैं। और इसका कारण कि उन्हें पता ही नहीं है, तो उन्हें रात को फिर गोली लेनी, और उन्हें फिर भी नींद नहीं आती है। शरीर को नींद आती है, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए नींद आती है। शरीर थोड़ा शांत होता है, पर मन उनका शांत नहीं होता। वो फिर आप देखेंगे, वो फिर शरीर सो जाएगा लेकिन बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। वो सोते फिर भी नहीं है। तो ये जो मिस्ट्री है,
ये मिस्ट्री तब क्लैरिटी होगी कि मैं अपने आप को जितना जितना समझ पाता हूँ, तो इस सर- रहस्य को समझ पाता सर एक सवाल और कि मनोविज्ञान के स्तर पर सपनों को लेकर क्या स्टडी है, क्या शोध है? जो हमारे सपने होते हैं वो क्यों होते हैं और ये किस बात का रिफ्लेक्शन है? हूँ। एक तो मैंने जब ये बात इससे पहले की, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आ जाता हाँ, है। हाँ। इसमें हमारी एक मनोविज्ञान पूरा इस पर काम करता है। सपने आना, यहाँ दर्शन, इंडियन साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी। वेस्टर्न साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उनका अपना डेटा काम करता है, आंकड़े, रिसर्च, शोध जो वाली बात है। उन्होंने कहा कि आप बताइए, तो अब जैसा जैसा बताएंगे वैसा वैसा वो रिफ्लेक्ट आपका आ जाएगा कि ये आपको रात को सपने में आता। सपने आने का कारण ये होता है, ये मैं बहुत गहरी बात आज आपको बताता हूँ। सपने आने का कारण ये होता है कि कितना अहंकार में और अहंकारवश और अज्ञानतावश किसी चीज़ के मैं पीछे हो जाता हूँ। तो जो पूरे दिन की मेरी दिनचर्या है और इतना सोचना है मेरा किसी चीज़ को लेकर, वो मेरे सपने में आती है। उसको मैं भूल नहीं पाता हूँ क्योंकि वो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चली गई है, एक बात और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं। 90% हम अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं और ये अनकॉन्शियस माइंड तब निकल के आता है जब हम वातावरण के साथ में आ जाते हैं। तो हमें लगता ही नहीं है यार ऐसा तो मैं कभी सोचता ही नहीं था, बट ये कैसे हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। तो जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। तो जो पूरे दिन की दिनचर्या है, यहाँ से दर्शन काम करना शुरू करता है। यहाँ से हम कहते हैं योगा करो, यहाँ इससे बचने के लिए हम कहते हैं मेडिटेशन करो, इससे बचने के लिए हम कहते हैं कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो कि तुम कौन हो, क्या तुम कर रहे हो या ये तुमसे हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि हमने जो दिन भर में काम किया या पिछले एक हफ्ते में भी काम किया, उन सपनों का उनसे कोई जुड़ाव नहीं होता, नहीं, एकदम फ्रेश कई बार ड्रीम्स होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है। फ्रेश में ड्रीम्स नहीं आते, जो हमें भी नहीं पता होता। ड्रीम हमें ये बताते हैं कि पलट तेरा ध्यान किधर है, ये जो तुम इतना अंदर तक ले गए हो किसी चीज़ को, वो उतना अंदर तक जाने की उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो वही उसका रिफ्लेक्शन ही होता है, ऐसा मनोविज्ञान कहता है इस बात को। अब एक और सपने आते क्यों हैं, अभी मैं एक एग्जांपल से पूछूं। हमारे एक साथी हैं, उनकी अपनी शॉप है, तो उनकी एक अपनी दुकान है। तो वो कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार इतने सारे ग्राहक आते हैं, तुम्हें कैसे याद रहता है कि कैसे इतने लोगों के नाम याद है? तो वो ये कहते हैं कि जिसके साथ मैं गड़बड़ करता हूँ, 4 लोगों के साथ कुछ कर देना गड़बड़, वो मेरे को नहीं भूले जाते, वो मुझे याद रहते हैं। बाकी जो नॉर्मल काम होता है वो याद ही नहीं रहता। तो सपने का मतलब है कि जो चीज़ें मैंने ईगो में अज्ञानतावश किसी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, हर स्टेज की अपनी अपनी चीज़ होती हैं, वो चीज़ फिर किसी भी रीज़न से हमारा कुछ कनेक्शन अगर बन गया तो कनेक्शन बन गया, तो कनेक्शन बनना क्या चाहिए, 24/7 कनेक्शन हमारा ये बनना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मैं इस काम के लिए ही बना हूँ, एक बात। लेकिन अज्ञानतावास मेरा कनेक्शन बन गया मेटलिस्टिक किसी भी चीज़ के पीछे, तो सपनों के फॉर्म में आएगी। 2 बड़ी अहम बातें होती हैं, भाव हैं वो दोनों, और उन्हीं दोनों भाव से पूरी दुनिया अक्सर विहेव करती है। आप विहेव का अध्ययन करते हैं आप, क्रोध और प्रेम। ये एक शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर कैसे घटित होता है, अलग अलग क्रोध पर, हाँ, क्रोध पर अगर हम बात करें तो क्रोध का मतलब है अज्ञानता या अज्ञानतावश कोई इच्छा कर लेना, अज्ञानतावश कोई इच्छा करना, और जब वो इच्छा मेरी पूरी नहीं होती, मेरी वो कैपेसिटी नहीं है, वो मेरी एबिलिटी नहीं है, तो वो हमारा क्रोध का फॉर्म ले लेती है। अज्ञानतावश क्या, तो साइकोलॉजी यही तो बताती है आपको। सर मैं रोकूंगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। क्या हम कभी किसी वैलिड रीजन पर क्रोध नहीं करते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं अज्ञानतावश ही ये जन्म लेता है, क्या कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत कॉन्शियस माइंड से भी हमें लगता है कि यहाँ क्रोध करना जरूरी है? क्रोध नहीं है फिर वो, उसको फिर वो आप क्रोध नहीं कहेंगे। क्रोध का मतलब नेगेटिव हम चीज़ों को कहने का बस okay, वो एक रिएक्शन है।
इसमें भी हम नीचे तक जाएंगे। वो रिएक्शन है, वो सिचुएशन की ज़रूरत थी, वो हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्रोध नहीं है, वो क्रोध नहीं है, वो रिएक्शन है कि भाई ठीक है, मेरे को आपने मुझसे कुछ कहा तो मैंने कहा कि नहीं यार, तो वो रिएक्शन हो गया, बात खत्म हुई। क्रोध का मतलब है कि रिएक्शन से भी हटकर है, डिसऑर्डर का फॉर्म ले लेता है। तो उसको हम डिटेल में जब हम देखते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो ये क्रोध का आने का कारण वही है कि मेरी लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज। तो जब ये मेरे पास नहीं होती तो फिर मेरी वो फॉर्म पूरी नहीं होती, तो फिर क्रोध आता है। और क्रोध ऐसा आता है कि वो किसी भी कीमत पर पूरी होनी चाहिए, और फिर क्या क्या चीज़ें हमसे होती चली जाती हैं। मतलब जब मैं अपने कंट्रोल को खुद से खो देता हूँ तो वो डिसऑर्डर बन गया। इसका मतलब ये एक डिसेबिलिटी बन गई, इसका मतलब ये एक बीमारी बन गई। और इस बीमारी का अगर इलाज नहीं हुआ तो जो आप कह रहे हैं कि रात को मुझे नींद नहीं आती है, फिर वो वहाँ तक पहुँच जाती है और फिर 24/7 आपके जहन में ये घूमती है। ठीक है, आपने कहा कि क्रोध की स्टेज में आपको खुद को अपना ध्यान नहीं रहता है। प्रेम की अवस्था में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद का ध्यान नहीं रहता। प्रेम का तो हाँ, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम और प्यार और अट्रैक्शन। अब आपने ये बात रखी है तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन बहुत नेचुरल है ना। हम ये नेचुरल कैसे कह रहा हूँ, ये मनोविज्ञान कहता है कि एडोलसेंट की स्टेज पर किसी अपोजिट सेक्स के प्रति सोचना, अट्रैक्शन होना, ये एक सिंपल सी नेचुरल प्रक्रिया है। तो एक अट्रैक्शन है, और इसी को हम कह सकते हैं कि छोटा सा थोड़ा सा इसका बड़ा रूप है जो फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं, तो वो प्यार का नाम दे देते हैं कि प्यार हो गया है मुझे उससे। वो रहता आकर्षण है, रहता वो आकर्षण ही, अट्रैक्शन ही। लेकिन जब अंकुर जी बात प्रेम की जाती है, तो प्रेम बेसिकली एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप एक से ही करेंगे। प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे ही होगी वो, और प्रेम जब किया जाता है तो स्वयं से ही किया जा सकता है। प्रेम किसी दूसरे वाला कॉन्सेप्ट में हो ही नहीं सकता है। तो जब हम फिज़िकल किसी चीज़ के अट्रैक्शन की फॉर्म में देखते हैं तो उसे प्यार कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं। लेकिन जब प्रेम में बात आ जाती है तो जैसे कहा जाता है ना, प्रेम गली ऐसी सांकरी ता में दो न समाए। या तो हरि, जब हरि था तो मैं था, और जब मैं हूँ तो हरि नहीं है। तो अहंकार और उसके साथ में जब हम देखते हैं तो प्रेम जब होता है, हमारी जो संस्कृति है उसमें आप देखेंगे कि जैसे वो बोलता है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ही हूँ, सब में हूँ। जब मैं ही सब में हूँ तो प्रेम के सिवाय कुछ बचता ही नहीं। इसको अगर ऐसे देखें, जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, है ना, जो जो करूँ सोई तेरी सेवा, और जब मैं सोऊं सोई दंडवत। ये प्रेम की बात है। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मुझसे सब हो रहा है। तो प्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली खुद के लिए किया गया है, और प्रेम वही कर सकता है जिसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया है, वही प्रेम कर सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रेम एक्शन नहीं है बल्कि स्टेज है, स्टेट ऑफ माइंड, वो अवस्था है, वो एक अवस्था है। और वो अवस्था तभी आएगी जब आप खुद को जानेंगे। ये तो आपने एक फिलोसफिकल आंसर दे दिया। मैं इसको समझना चाह रहा था कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या होता है। आपने कहा क्रोध में हम अनकंट्रोल हो जाते हैं, हाँ। प्रेम में भी अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो हमारा दिमाग प्रेम को लेकर भी क्या उसी पैटर्न पर काम करता है जिस पैटर्न पर क्रोध को लेकर काम करता है? हाँ, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हमारा माइंड, बिल्कुल ये बात तो आपकी ठीक है। अगर हम इसको मनोवैज्ञानिक की फॉर्म में भी देखते हैं, इसकी भी बहुत सारी स्टडियाँ उस तरह से भी जब हम देखते हैं, लेकिन अगर हम इसको क्वांटिटेटिव या उस तरीके से देखते हैं क्रोध के साथ जोड़कर, तो वो प्यार के साथ तो बनता है। लेकिन प्रेम जो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं ना, तो प्रेम बहुत गहरी चीज़ है ये। जैसे कृष्ण, अगर हम देखूं राधा और कृष्ण, वो उनके लिए फिजिकल कुछ था ही नहीं। वो कहता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, जिसको बोलते हैं इजनेस, है ही है और वही है बेसिकली। उसका नाम अगर आप मेरे से पूछें, जो मैं उस फीलिंग के साथ बताने की कोशिश, मैं समझ गया, वही प्रेम है। जब तक दो की जरूरत है वो से प्रेम नहीं कह सकते हैं। दो में प्रेम नहीं होता है, प्रेम एक में ही हो सकता है। और वो एक कौन की मैं, और मैं कौन की अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, वो स्टेज हमारी प्रेम की है। ठीक है सर। हाँ। हमारा जो मन है या बुद्धि जिस तरीके से काम करती है
क्या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो दिमाग से बड़े शांत होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बड़े लाउड होते हैं, ये हमारे डिज़ाइन पर निर्भर करती है, ये चीज़ दिमाग के डिज़ाइन पर निर्भर करती है या फिर परवरिश या वातावरण पर निर्भर करती है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो हेरिडिटी, अनुवांशिकता भी कुछ चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, हेरिडिटी जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा होता है एनवायरनमेंट। ये दो चीज़ें किसी व्यक्ति के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। और उसका बिहेवियर भी। हाँ, बिहेवियर भी पार्ट आ जाता है, इन दोनों से मिलके ही तो बिहेवियर पर कि अनुवांशिकताएं कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी होती हैं जिनको मैं ना चाहता हूँ फिर भी हो जाती हैं। अच्छा, पापा गुस्से वाले थे तो बेटा गुस्से वाला है। कुछ ऐसी हेरिडिटी, हाँ। कुछ ऐसी स्टडीज इस बात को कहती हैं कि हेरिडिटी का भी, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना, वो ज़्यादा कि भाई इसके कारण ऐसा हो जाता है, इसके कारण, ये पापा को था तो हमारे घर में ऐसा ही होता। तो जैसे बीमारियां ट्रैवल करती हैं, बिहेव भी ट्रैवल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है बिहेव, लेकिन बिहेव को जब हम देखते हैं तो बेसिकली इसका जो ज़्यादा रोल है वो वातावरण के साथ ज़्यादा है और स्वयं के साथ ज़्यादा है। तो जो भी मैं करता हूँ या तो मैं वातावरण से प्रभावित होकर करता हूँ या मैं अपने आप से प्रभावित होकर करता हूँ। तो बिहेवियर मेरा अनुभव का भी एक आधार हो सकता है, वातावरण का भी एस्पेक्ट हो सकता है, और कई सारी चीज़ें जो मेरी हेरिडिटी की हैं वो भी इसमें रोल अदा करती हैं। तो तीनों चीज़ों का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने फिल्मों में देखा है, स्पाई फिल्में जो होती हैं, जासूसों की कहानियाँ जो होती हैं, उसमें देखते हैं कि एक जो इंटेरोगेशन करने वाले साइकोलॉजिस्ट होते हैं क्रिमिनल्स का, वो सच और झूठ को पकड़ लेते हैं। क्या सच और झूठ को किसी व्यक्ति के बिहेवियर से पकड़ा जा सकता है? देखिए, होता क्या है, साइकोलॉजिस्ट का मतलब अगर मैं कहूँ कि जिसने अगर सही मायने में है तो वो बड़ा अपने आप से शांत है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने सिर्फ जो भी कुछ करता है उसे उसका 10% हिस्सा ही पता है, 90% उसको नहीं पता है। तो जिसने अपने आप को समझ लिया है ना, तो वो दूसरों के बिहेवियर को, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मुझे इस करने के प्रोसेस को पता चल जाता है तो मैं इसको बड़ी अच्छे से इसका अवलोकन कर सकता हूँ, हर एक्टिविटी का अवलोकन कर लेता हूँ। तो उस अवलोकन के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसी अवलोकन के लिए तो हम मेडिटेशन की बात करते हैं ना बेसिकली। इसीलिए अब इसी के अवलोकन के लिए हम योगा की बात करते हैं। इसी के अवलोकन के लिए हम अच्छा बनने के एथिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि जब एक स्वयं का अवलोकन होता चला जाएगा तो उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का इतना स्ट्रांग है कि वो स्वयं का अवलोकन करे, वो सामने वाले का भी कर सकता है, सामने वाले का ही कर लेगा, उसके सच और झूठ को पकड़ सकता है। हाँ, सच और झूठ, देखिए ये तो इतनी गहरी बात नहीं है। आप सच बोलने वाले और झूठ बोलने वाले व्यक्ति के एक्सप्रेशन से ही आप पता लग जाता है। आप छोटे बच्चे से भी बात करिए, वो झूठ बोलेगा तो एक्सप्रेशन कुछ, ये तो सिंपल से हमारे एक्सप्रेशन है। आंखें बोलती हैं, चेहरा बोलता है, सिर्फ मुंह ही नहीं बोलता। आप देख रहे होंगे ना, मुझे भी, मैं सारा बोल रहा हूँ, तब हम आपस में बात कर रहे हैं, उसमें इसको होलिस्टिकली हम चाह रहे हैं, इसलिए आप मेरे से बात कर पा रहे हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत गहरी स्टडी की ज़रूरत है, बट हाँ, सच और झूठ आदमी के बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होता है। अगर झूठ बोल रहा है तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है, और सच बोल रहा है तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है। बहुत ही काम की बातें सर आपके पॉडकास्ट के ज़रिए निकली हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोग बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे और व्यवहार के साथ अपने कर्मों को, अपनी क्रियाओं को भी बेहतर समझ पाएंगे। आज के पॉडकास्ट के लिए भी आपने वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, और आप सभी दर्शकों के भी। ये इंटरव्यू कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे जुड़े कुछ और प्रश्न भी आपके दिमाग में हैं, जो आप मनोविज्ञान से जुड़े कुछ विषय हैं, दिमाग के स्तर के कुछ विषय हैं, तो आप वो भी पूछेगा। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब जब भी हमें पुनः मिले, हम वो सवाल भी उनके सामने रखेंगे। इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।